नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध को लेकर के जिस तरह से लगातार चीज़ें सामने आ रही हैं वो सबको जग जाहिर है और अब ये चीज़ें किसी से छिपी नहीं है। हालांकि सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है, हर रोज अपराध चरम पर बढ़ता जा रहा है। कल बलिया में जो घटना घटी है वह चौंका देने वाली है। यानी कि पुलिस पूरी फोर्स मौजूद थी, सारे पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, उसके बावजूद वहां पर भाजपा कार्यकर्ता ने वहां पर एक आरोपी को गोली मारी, 4 गोली मारी मौके पर और पुलिस अधिकारियों ने उसको पकड़ा। उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर सख्ती दिखाई है और उसमें से एसडीएम और सीओ सहित कई लोगों को निलंबित किया गया है, कई दर्जन में पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। लेकिन बात यह नहीं है कि घटना होने के बाद आप लोगों को सजा दीजिए, बल्कि आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि घटना न घटे। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार अपने सख्त तेवर दिखा रहे हैं, वह आरोपियों के साथ सख्ती से निपटने का संदेशा दे रहे हैं। उनकी हर नीतियां, हर योजना ऐसी होती है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश दे, लेकिन ये संदेश आखिर क्यों नहीं साबित हो पा रहा है? ये संदेश अपराधियों के मन में क्यों खौफ नहीं पैदा कर पा रहा है? यह एक बड़ा सवाल अब उत्तर प्रदेश में उठने लगा है। अब उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिर मुख्यमंत्री के इतने सख्त तेवरों के बावजूद उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों नहीं थम रहा है? हर रोज घटनाएं घट रही हैं, पुलिस का इकबाल नहीं बढ़ रहा है। हालांकि जितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को स्वतंत्रता दी है, उतना शायद अब तक के उत्तर प्रदेश के किसी भी इतिहास मुख्यमंत्री के कार्यकाल को आप खंगालेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं पर भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जिसने पुलिस को इतनी स्वतंत्रता दी है। उनके ऊपर न किसी विधायक का जोर है, न उनके ऊपर किसी सांसद का जोर है। यहाँ तक कि पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है कि वह अपने मंत्रियों तक की नहीं सुन रही है। इसके बावजूद पुलिस जिस ढंग से काम कर रही है वह जितनी निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस निरंकुश हो गई है और मुख्यमंत्री का उसको निरंकुश कर देना ही शायद अपराध को बढ़ावा दे रहा है। जी हाँ, हमने कई लोगों से बात की और जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें अब लगभग ये चीज़ें साफ हो गई हैं कि आखिर मुख्यमंत्री के सख्त तेवरों के बावजूद उत्तर प्रदेश में अपराध इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि पुलिस को निरंकुश छोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आईएएस पर कार्रवाई हो जाती है, यानी कि डीएम पर कार्रवाई नहीं होती है, और जितने भी आईएएस अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है। जब कार्रवाई होती है तो एसएसपी स्तर के या लोगों पर कार्रवाई कर दी जाती है, पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद पुलिस का मनोबल इतना ऊंचा है कि अपराध लगातार घट रहे हैं। चाहे बलिया में कल जिस तरह की घटना हुई उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, क्योंकि जिस तरह से एक कोटेदार का एक आवंटन चल रहा था, चयन कोटा खुली प्रक्रिया चल रही थी। हालांकि खुली प्रक्रिया नहीं है, उसके बावजूद जो भाजपा के वहाँ के विधायक हैं सुरेंद्र बैरिया, उनका जो बयान आया है वो और दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि हाँ, मैं भाजपा का विधायक हूँ और इस नाते से जो भी कार्यकर्ता है वह सब मेरे ही करीबी हैं। और धीरेन्द्र प्रताप सिंह चूंकि भाजपा कार्यकर्ता है जिसने बलिया में युवक को गोली मारी जिसकी मौत हो गई है, और धीरेन्द्र प्रताप सिंह भाजपा विधायक हैं, इस नाते से वो मेरे करीबी हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने गलत किया, उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया जो है उसको खुले में नहीं करना चाहिए था और घटना को उन्होंने निंदनीय बताया है। लेकिन इस तरह के जो आरोप, इस तरह के जो बयान आते हैं वह अपराध को बढ़ावा देने के लिए कम नहीं होते हैं। अपराधियों का मनोबल यूं ही ऊंचा है और जिस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, आपने हाथरस में देखा, आपने आजमगढ़ में देखा, आपने वाराणसी में देखा, आपने महोबा में देखा, एक नहीं दर्जनों शहर हैं, दर्जनों जगह हैं जहां पर यह दिख रहा है कि अपराध नहीं कम हो रहा है। महिला अपराध को लेकर के भी यहाँ चीजें कम नहीं हो रही हैं। आपको बता दें कि हाथरस को लेकर के जिस तरह से 4 आरोपी पकड़े गए, लेकिन आरोपियों को पकड़ने के बावजूद जिस तरह से उनके पक्ष में पूरी सरकार खड़ी आई, पूरा पुलिस प्रशासन खड़ा आया, बल्कि पीड़ित पक्ष को ही बदनाम करने की पूरी साजिश की गई। हालांकि ये चीजें सरकार को अपनी तरफ से नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई पीड़ित है और अगर आरोप किसी पर लगा है, अगर नहीं ये माना जा रहा है, हालांकि अपने संविधान में ये इस बात की साफ तस्दीक की गई है कि अगर मरने वाला
कोई बयान देता है अपनी मृत्यु से पूर्व तो उसके बयान को ही अंतिम मान लिया जाता है और उसके बयान को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बावजूद मृतका ने बयान दिया जब वो होश में आई कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, इस बात को भी सरकार ने इग्नोर कर दिया और सरकार ने उस बात को सच नहीं माना। इसके बावजूद लगातार आरोपी जेल से चिट्ठी लिखते रहे, उनकी जेल की चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया गया। फिर बताया गया कि पीएफआई को फंडिंग की गई है, फिर बताया विपक्ष ने साजिश रची गई है, फिर बताया कि कांग्रेस ने जो है वहां पर साजिश रची और 50 लाख रुपए पत्रकार के माध्यम से पीड़ित परिवार को दिया गया है। फिर एक नया लाया गया कि वहाँ पर जो भाभी हैं वो नक्सली हैं। यानी तमाम चीज़ें ऐसी पेश की गई जिससे ये साबित हो सके कहीं ना कहीं कि पीड़ित परिवार ही दोषी है और जो लोगों पर आरोप लगाया गया है वह बेहद सीधे हैं। अगर सरकार ये भी मानती है कि जो है दुष्कर्म नहीं हुआ है, अगर एक बात ये भी मान लें कि दुष्कर्म नहीं हुआ तो हत्या तो हुई ही है, वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है और इसके बावजूद उसको न्याय मिलने की प्रक्रिया बेहद सख्त है। स्थिति इतनी खराब हुई कि हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और हाईकोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया तब उत्तर प्रदेश के लखनऊ हाईकोर्ट में जब ये लोग हाजिर हुए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, अपर गृह सचिव, मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, तमाम अधिकारी, वहाँ के डीएम, सारे लोग मौजूद हुए और जिस तरह का बयान दिया उन्होंने, डीएम ने कहा कि हमसे जब हाईकोर्ट ने उससे पूछा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप तब भी रात में उसका अंतिम संस्कार कर देते, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम वहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर के चीज़ें हुई जिसको लेकर के जो है अंतिम संस्कार रात में करना पड़ा। तो आखिर बात यह है कि जब वहाँ पर डीएम ने जब ये बयान दिया तो हाईकोर्ट ने उनसे जानना चाहा कि आखिर 50-60 परिवार के लोग, मुश्किल से 25-30 लोग परिवार के मौजूद थे और 50-60 पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे, तो क्या कानून व्यवस्था नियंत्रित नहीं की जा सकती थी? 25-30 लोगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था कि वो दिन में अंतिम संस्कार हो जाता? यानी वहाँ पर जिस तरह की दलीलें दी गई, वहाँ पर जो पीएफआई की फंडिंग हुई, जो नक्सली हुई, जो विपक्ष की साजिश हुई, इन सब को लेकर के वहाँ पर अधिकारियों के चेहरे उतरे हुए थे। तब अधिकारी कोर्ट में कोई जवाब नहीं दे पाए। मैं आज आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के सख्त होने से कोई असर नहीं पड़ता है। जब अधिकारी लचर रवैया अपना लें, अधिकारी ये तय कर लें कि सरकार को बदनाम करना है, और इन सब से मुख्यमंत्री को एक चीज़ साफ समझ लेनी चाहिए कि जब मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री अधिकारियों से घिर जाता है तो उसकी यही परिणति होती है। अधिकारी सरकार को बदनाम करते हैं क्योंकि अधिकारी आपके साथ नहीं है। अधिकारियों का 5 साल की निष्ठा, अधिकारियों की आपके साथ निष्ठा सिर्फ 5 साल की है। उन्हें मालूम है कि 5 साल के बाद सरकार बदलेगी, उनकी निष्ठाएं बदलेंगी, उनकी निष्ठाएं जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके साथ होगा। ऐसे में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो अधिकारी है वो कैसा काम कर रहा है, और अच्छे मुख्यमंत्री जो भी हुए हैं पूर्व में, उन्होंने अधिकारियों पर भरोसा नहीं किया है, उन्होंने अपने स्टाइल से काम किया है, मंत्रिमंडल को मजबूत किया है, और जब मंत्रिमंडल मजबूत होगा तो अधिकारियों पर सख्ती होगी। और अधिकारी जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं, आप 1-2 को सस्पेंड कर देंगे, 4 को सस्पेंड कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो भी पुलिस आएगी, जो भी दूसरा अधिकारी आएगा, वह भी कमोबेश यही स्थिति करेगा। उत्तर प्रदेश, कल बलिया में जिस तरह की घटना हुई, क्या पुलिस को मालूम नहीं था कि जिस तरह की घटना हो रही है उस पर उन्हें निलंबित होना पड़ेगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी? लेकिन ये आप उसके बाद हौसला देखिए भाजपा के नेताओं का, जबकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार बात की जाती है स्वच्छता की, अनुशासन की, कि वहाँ के लोग जो है अनुशासित हैं। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता युवक को खुलेआम गोली मारता है, वो भी तब जब हजारों लोगों की भीड़, सैकड़ों लोगों की भीड़ वहाँ मौजूद होती है, पुलिस अधिकारी मौजूद होते हैं, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ दिख रहा है कि पुलिस अधिकारियों ने उसको पकड़ लिया था, दबोच लिया था, उसके बावजूद उसे क्यों छोड़ दिया गया? क्या 15-16 लोगों की पुलिस टीम वहाँ मौजूद थी, उसके बावजूद क्या एक युवक को नहीं पकड़ा जा सकता था? जबकि युवक उनके गिरफ्त में था, गोली मारने के बावजूद वह खड़ा रहा, उसके बाद उसे जाने का मौका मुहैया कराया, तो बलिया की पुलिस ने ही मौका मुहैया कराया। आप निलंबित कर लीजिए, आप सस्पेंड कर लीजिए, उन्हें फिर बहाल हो जाएंगे, फिर वो कहीं और तैनात हो जाएंगे, आप किसी और को ले आइए, लेकिन इससे क्या होता है? सरकार का इकबाल कम होता है, और सरकार के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वह उत्तर प्रदेश के बदनाम हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार तरजीह दे रहे हैं, इस तरह के संदेश दे रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने
अपराध दुष्कर्मियों का पोस्टर लगाने का आदेश दिया। कल 17 अक्टूबर है, यानी कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है और उन्होंने कहा है कि हर थानावार उन्होंने कहा है कि वहाँ पर एक महिला डेस्क बनाई जाए और हर थाने में ऐसे लोग जो बाल अपराध और महिला अपराध से जुड़े हुए हैं उनकी ये सूची बनाई जाए और विजयदशमी के दिन उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। यानी कि कल मुख्यमंत्री खुद इस योजना का उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री महिला अपराध हो, चाहे वो बाल अपराध हो, महिला या हिंसा हो, इसको लेकर के लगातार सख्त सेवा दे रहे हैं। केवल एक मिशन शक्ति कार्यक्रम ही नहीं, कल वो शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने लगातार इस तरह के कार्यक्रमों को अंजाम दिया है, लेकिन घटनाएं उसके बावजूद नहीं थम रही हैं। ये सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया है और इसके पीछे अगर किसी की बदनामी हो रही है तो वो है योगी आदित्यनाथ की सरकार की। योगी आदित्यनाथ सरकार से अब वास्तव में देखें तो अपराध संभल नहीं रहा है और उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन ये विपक्ष की साजिश आप कह लीजिए, आप जो है कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये साफ है कि उत्तर प्रदेश से अपराध अब चरम पर है और अपराधियों का मनोबल टूटा हुआ नहीं है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। मनबड़ अपराधी किसी भी घटना को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें मालूम है कि कुछ नहीं होना है, जेल जाएंगे, पकड़े जाएंगे, छूटेंगे। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने संविधान बनाया, कानून बनाया था और उसमें कहा था कि महिलाएं के साथ जो बच्चियों के साथ जो अपराध होगा उससे पास्को एक्ट में 1 साल में सुनवाई होगी और उसका फांसी होगी। अब कानून बने हुए तकरीबन 2.5 साल पूरे हो गए हैं, क्या एक भी घटना बताइए जिससे पास्को एक्ट के तहत आरोपी को फांसी दी गई हो। यानी इस देश में कानून तो बन जाता है लेकिन उन कानून पर अमल नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमोवेश कानून बना रहे हैं, लेकिन उन कानूनों पर अमल तो उन्हें अपने अधिकारियों से लेना है और उन अधिकारियों से उन्हें अपने कानून का अमल कराना है जिनको उन्होंने पहले ही निरंकुश छोड़ दिया है। उन पर किसी तरह का अंकुश नहीं है। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हों, चाहे अपर प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी हों, दोनों लगातार मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, मुख्यमंत्री की बैठकें करते रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या फील्ड में जाने की स्थिति नहीं है, उन्हें ये देखने की स्थिति नहीं है कि उत्तर प्रदेश से जो अपराध है क्यों नहीं वो मौके पर जाते हैं, क्यों ऐसी स्थितियों को नहीं पैदा करते हैं कि अपराधियों का मनोबल टूटे और पुलिस का जो मनबल हुआ है, पुलिस जो उत्साह में है, उसके उत्साह पर अंकुश लगाया जा सके और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उस पर अंकुश लगाया जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक अकेले अक्टूबर माह में ही उत्तर प्रदेश में 9 बड़ी घटनाएं ऐसी हो गई जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को शर्मसार किया है। ये 9 घटनाएं महिला अपराध से जुड़ी हुई हैं और 9 अपराधों ने सुर्खियां बटोरी हैं। आपको बता दें अभी 3 दिन पहले ही एक घटना हुई जब उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के सामने एक महिला ने वहां पर आकर के आत्मदाह कर लिया और इस मामले में आपने पकड़ा किसको है जिसने महिला अपराध के उसे आत्मदाह के लिए उकसाया है। अगर पुलिस वहीं पर कार्रवाई कर लेती तो वहां मिर्जापुर की जो लड़की थी, महिला थी, उसे यहाँ नहीं आना पड़ता और वहीं पर कार्रवाई हो जाती और वहीं से उसे उस पर न्याय मिल जाता, तो ना ये आपदा की कार्रवाई होती, ना वो घटना हुआ, ना वो युवती मरती, आज वो जिंदा होती। लेकिन पुलिस ने उसके साथ वहाँ पर कार्रवाई नहीं की। यानी जब आपके पास शिकायत जाती है और अगर आप इनिशियल स्टेज पे कोई कार्रवाई कर लें तो और इनिशियल स्टेज पे पुलिस उसकी सुनवाई कर ले तब शायद ही कोई बड़ी घटना न घट पाए, लेकिन पुलिस है कि मानती ही नहीं। मुख्यमंत्री लाभ कहते रहे, मुख्यमंत्री नियम जरूर बनाते हैं लेकिन उन नियमों पर अमल कराना उत्तर प्रदेश की पुलिस का काम है और उत्तर प्रदेश की पुलिस का अंदाजा तो आपको है ही कि किस तरह से इन्हीं अधिकारियों ने अखिलेश यादव की सरकार को बदनाम कराया, अखिलेश यादव की सरकार चली गई। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंतिम समय एक अंतिम वर्ष का जो कार्यकाल बचा हुआ है उस पर अब उत्तर प्रदेश की सरकार को लगातार बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और इसके पीछे विपक्ष नहीं है, इसके पीछे जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी। कायदे से देखें तो कटघरे में इन्हीं लोगों को खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि यह लोग मुख्यमंत्री की नीतियों पर सही से अमल नहीं करते। उन्हें मालूम है कि 1 साल बाद 1.5 साल बाद ये सरकार बदलनी है या यदि दूसरी बार आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी उनके मन में जिस तरह का उत्साह है वह सरकार
सरकार के साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन वो सरकार के साथ मन से नहीं खड़े हैं। अगर उत्तर प्रदेश का डीजीपी चाहे, उत्तर प्रदेश का अपर प्रमुख सचिव गृह चाहे, तो क्यों नहीं इन लोग अपराधों पर अंकुश लग पा रहा है, क्यों नहीं अपराध पर अंकुश लग पा रहा है, क्यों अपराधियों पर सख्त संदेश नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री की लाख बैठकों के बावजूद अमल तो इन्हीं अधिकारियों को कराना है, लेकिन इसके बावजूद इतनी घटनाएं हो गई, लेकिन दोनों अधिकारी अपने पदों पर बने हुए हैं और दोनों अधिकारियों से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें उत्तर प्रदेश के सूचना पद से हटाया गया, अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी को, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। सरकार का जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास नहीं बन पा रहा है, सरकार की जो स्थितियां होनी चाहिए वो स्थितियां नहीं बन पा रही हैं, लेकिन अपराधियों का उत्साह बढ़ा हुआ है और कमोवेश हर रोज एक नया अपराध उत्तर प्रदेश में अंजाम दिया जा रहा है और ये घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब मुख्यमंत्री को तय करना है कि आखिर उन्हें किस तरह के अधिकारियों से काम लेना है और कौन से अधिकारियों से किस तरह से काम लेना है, ताकि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो सके। नए नियम बनाने की जरूरत नहीं है, नए कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कानून पहले से इतने हैं। सिर्फ जरूरत है तो इस बात की कि उन कानूनों पर अमल हो सके और वह दिन आए उत्तर प्रदेश से जब मिशन शक्ति नहीं, हमारे देश की आम बच्ची यहाँ पर खुले आम अपनी असमत बताते हुए अपने घर तक पहुँच सके। मुख्यमंत्री को इस पर काम करना है और उन्हें देखना है कि इस तरह का माहौल तैयार करने में कौन से अधिकारी सक्षम हैं और उन्हें वहाँ पर लाए जाने की ज़रूरत है। धन्यवाद, शुक्रिया।